स्टार्ट करते हैं। देखिए कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई अमाउंट मिले जो फिक्स अमाउंट है एम्प्लॉय की तरफ से और उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई ताल्लुक ना हो तो उसे हम कहते हैं अलाउंस। जैसे कि मेडिकल है, हर महीने आपको 10,000 रुपीज मिल रहा है, आप बीमार हो ना हो आपकी मर्जी, ठीक है, ओके। अच्छा, बीमार हो तो एक्सपेंडिचर कम हो ज्यादा हो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसे हम कहते हैं मेडिकल अलाउंस। अच्छा, मेडिकल अलाउंस का एक अलग ट्रीटमेंट होता है, वो हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। इससे किसी मेडिकल परक्यूजिट कब कहलाएगा? दो सूरतों में, या तो डायरेक्टली आपको बेनिफिट दिया जाए, कोई डॉक्टर पैनल पे हो, कोई हॉस्पिटल पैनल पर हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने किसी डॉक्टर से इलाज कराएं और बिल ला के आप दे दें किसको, कंपनी को, तो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी परक्यूजिट की डेफिनेशन में आता है। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कंपनी आपको कैश पे कर रही है, अगर आपको बेनिफिट काइंड प्रोवाइड कर रहे हैं तब तो परक्यूजिट होगा, लेकिन अगर कंपनी आपको कैश पे कर रही है तो वो अलाउंस भी हो सकता है और परक्यूजिट भी हो सकता है। डिफरेंस क्या होगा कि अगर फिक्स अमाउंट है जिसका एक्चुअल एक्सपेंस से कोई ताल्लुक ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अलाउंस, और अगर एक्चुअल एक्सपेंस के रीइंबर्समेंट तो फिर वो परक्यूजिट कहलाती है। अच्छा, अब इसमें जो ए है वो तो है व्हीकल, आगे उसका एक पैराग्राफ आने वाला है। अच्छा, फिर सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर और डोमेस्टिक असिस्टेंट आपके घर में। अच्छा, ये बहुत कॉमन होता है, जो होते हैं ना एग्जीक्यूटिव हमारे डायरेक्टर्स वगैरह, कि अगर वो बड़ी कंपनी है तो कंपनी डायरेक्टर की सैलरी पे करेगी और उसके घर में जितने नौकर हैं, ठीक है, उसकी सैलरी भी कंपनी पे करती है, तो वो सब भी इसका पार्ट बन जाएगा। चले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, ठीक है, आपकी सैलरी है 5 लाख रुपीज पर मंथ, अज्यूम करने में कहा जाए, ठीक है। अच्छा, ये हो गए 60 लाख रुपए पूरे साल के। अच्छा, आपके घर में एक है स्वीपर, ठीक है। अच्छा, स्वीपर की सैलरी कितनी होगी? लेट्स से 10,000 पर मंथ है, ओके। तो अगर उसकी 10,000 रुपए की सैलरी है तो पूरे साल की कितनी हो गई? 1,20,000 रुपए। टैक्सेबल नहीं है ना, लेकिन इस केस में टैक्सेबल है, इसलिए कि इस केस में वो स्वीपर की सैलरी नहीं है, वो आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी में शामिल होगा। तो आपकी सैलरी तो ऑलरेडी 6 मिलियन है, या 1,20,000 और ऐड हो जाएंगे तो 6.12 मिलियन हो जाएगा, ओके। अच्छा ना, अब उसके बाद सी, अगेन वही बात, जो डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके यहाँ चीज कॉमन होती है कि उनके घर के जितने इलेक्ट्रिक बिल हैं, गैस बिल वगैरह हैं, टेलीफोन बिल, वो सब कौन पे करता है? कंपनी पे करती है। तो ये भी आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा और इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इज वेव्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो केस ये है कि अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपकी एक लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है आपकी टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है, ठीक है, और उसका एक पोर्शन हो सकता है वो आपको वेव कर दें, माफ कर दें। ये कॉमन होता है कि आपने लोन लिया 4 लाख रुपए का। अच्छा, ऐसे ऐसे आप रीपे करते गए करते गए करते गए, और जब 3 लाख रुपए रीपे कर दिए, 1 लाख बाकी बचा, तो एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है हमारी तरफ से माफ, ये आपका बेनिफिट हो गया। तो एम्प्लॉयर ने तो माफ कर दिया, लेकिन एफबीआर माफ नहीं करता, ठीक है। तो एफबीआर ने कहा वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर आप पढ़ें। देखिए, पैरा डी में और पैरा ई में क्या फर्क है? अच्छा, पैरा डी में आपकी लायबिलिटी थी टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयर, अब आपकी लायबिलिटी है किसी थर्ड पार्टी की तरफ, ओके। और वो बजाय से कि आप पे करें, आपका एम्प्लॉयर पे कर दें, तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल बेनिफिट होता है, वो भी आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको मिसाल देता हूँ इसमें जरा। अगर आपने एम्प्लॉय से लोन नहीं लिया, आपने किसी बैंक से लोन ले लिया मिसाल के तौर पर, ओके। अच्छा, अब बैंक का लोन बाकी बचा हुआ है 1 लाख रुपए, ओके। इसके बाद अब ऐसे में अगर बैंक का लोन कंपनी पे कर दे
तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। अच्छा, किसी ने पूछा एजुकेशन लोन, बिल्कुल, अगर एजुकेशन लोन भी किसी भी किस्म का लोन है, अगर वो वेव कर दिया जाए तो वो आपके लिए क्या होगा, टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा ना, उसके बाद फिर अब एक बात जरा गौर से सुनिएगा, ये जो पैराग्राफ नंबर ई है इसको दोबारा पढ़ें। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू अनदर पर्सन इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये एम्प्लॉयर ने आपका बैंक का लोन था वो पे कर दिया तो सारी का पार्ट होगा। लेकिन पता ये भी हो सकता है कि कंपनी ने आपका लोन रीपे कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा हम पे तो कर रहे हैं लेकिन फिर सैलरी में से ऐसा ऐसा माइनस करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोन पे नहीं किया है, लोन को ट्रांसफर किया है। तो ट्रांसफर ऑफ लोन टैक्सेबल नहीं है। अगर वो पेमेंट कर दें फॉर गुड हमेशा के लिए, कोई एडजस्टमेंट ना करें बाद में, तब तो आपका बेनिफिट हुआ ना, तब तो आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर ये हुआ कि एम्प्लॉयर ने आपका लोन रीपे कर दिया बैंक का और कहा ठीक है आज से आपकी सैलरी में से माइनस कर लेंगे, तो फिर लोन की पेमेंट कंसिडर नहीं की जाएगी। ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफर ऑफ लोन। तो ट्रांसफर ऑफ लोन जो है वो टैक्सेबल नहीं होता। तो आप अपनी बुक में एक काम कर सकते हैं कि इसी पैराग्राफ के आगे लिख लें कि ट्रांसफर ऑफ लोन फ्रॉम बैंक टू द एम्प्लॉयर इज नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। Transfer of loan from bank to from third party to the employer is not a taxable benefit. तो टैक्सेबल बेनिफिट कब होगा, जब आपको वो आपका लोन रीपे कर दें, लायबिलिटी आपकी रीपे कर दें फॉर गुड। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, हाउसिंग और अकोमोडेशन। अच्छा, हाउसिंग के लिए अलग से एक पैराग्राफ आ रहा है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पढ़ें जरा। देखिए, आपके एम्प्लॉयर ने किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की हो, किसी किस्म की कोई बेनिफिट आपको दिया हो, तो वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर टैक्सेबल होगा। और अगर आपने कोई पेमेंट किया तो फिर वो लेस कर देंगे। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल क्या दी थी, लैपटॉप। अगर कंपनी के डायरेक्टर है, उसने जनाब लैपटॉप नया खरीद लिया, पुराना लैपटॉप बेचने के बजाय आपको दे दिया गया। अच्छा, अगर आपको दिया गया फ्री में और उसकी FMV है 70,000 रुपीज, तो पूरा 70,000 रुपये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आप उसको टैक्सेबल सैलरी में शामिल करेंगे। और उसके बाद जो है वो, अच्छा ये हो सकता है कि आपको फ्री में ना दें बल्कि आपको सेल आउट करें। ठीक है। अच्छा, सेल आमतौर पे करते हैं वो मार्केट वैल्यू से कम में। तो ऐसे में 70,000 रुपये का लैपटॉप आपने परचेज कर लिया 10,000 रुपये में। ठीक, ओके। तो अब इस सूरत में टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 60,000 जो डिफरेंस है। ये सर वो स्टेटमेंट एक दफा फिर रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, वो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, वो स्टेटमेंट कौन सा, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए बात सुनिए, बात ये कि साहब अगर मैं इसको चले वो जो लिखवाया था आपको उसकी बात करें, एक वो स्टेटमेंट क्या था। ओके फाइन, देखिए, ट्रांसफर ऑफ लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी टू द एम्प्लॉयर is not a taxable benefit. Transfer of loan from bank to या from third party to the company to employer is not a taxable benefit. ये बेनिफिट कब होगा, जब वाकई में पेमेंट कर दें बगैर किसी एडजस्टमेंट के, तब तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये यस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको पढ़ें आप लोग। थैंक यू सर, वालेकुम, थैंक यू। देखिए, ये पैराग्राफ है भी जरा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टेक्निकल भी है और एग्जामिनर का फेवरेट है। इस पे क्वेश्चन एग्जामिनर के आते रहते हैं। पढ़ लिया आप लोगों ने। अच्छा, 2002 की डेट इससे दी है कि 2001 में ये ऑर्डिनेंस आया और ये एप्लीकेबल था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2002। ये तो बहुत पुरानी डेट हो गई। ठीक है। तो आप सुनिए जरा गौर से, अगर कोई एम्प्लॉयर, चाहे कंपनी हो, AOP हो या फिर इंडिविजुअल हो, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को लोन दे सकते हैं, तो इस सूरत में वो इंटरेस्ट चार्ज करें। और कितना चार्ज करें, कम से कम 10%। ठीक है, ओके।
अच्छा, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये आमतौर पर अपने एम्प्लॉयज को लोन दिया करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी जॉब स्टार्ट हो गई, अच्छा आप आईसीए में करने के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करे होते हैं। तो ऐसे में वो ये कह सकते हैं एक पॉलिसी के तौर पर कि 5 साल हो चुके हैं तो आप कार के लोन ले सकते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्ज करने या इंटरेस्ट फ्री हो। ओके, अच्छा फिर वो आपका अगर 15 साल की जॉब हो गई तो घर के लोन मिल सकता है। अच्छा 22-23 साल की जॉब हो गई, रिटायरमेंट करीब है, आप तकरीबन 57 ईयर्स के हो गए हैं, ओके, तो वो कह सकते हैं ठीक है अब आप आईसीएम भी आपने पास कर लिया है तो अब आप शादी के लोन ले लें। ओके, तो इस सूरत में अगर वो लोन देते हैं तो उन्हें कम से कम कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, 10%। तो अब अगर ऐसे में कोई बिल्कुल ही इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा तो आपका बेनिफिट हो गया, तो इस पर आप टैक्स पे कर दें। तो बेनिफिट कैसे वर्कआउट करेंगे, 10% इंटरेस्ट आप वर्कआउट करें और उसको आप अपने टैक्सेबल सैलरी में ऐड कर दें। जब टैक्सेबल सैलरी में ऐड करेंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, और अगर फर्स्ट करें कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, लेकिन लेट्स से अगर उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया है 6%, अब क्या करेंगे आप, डिफरेंस 4% आप टैक्सेबल सैलरी में शामिल कर देंगे। ओके, अच्छा लेकिन आप गौर से सुनिएगा, अगर एम्प्लॉयर आपसे 6% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो डिफरेंस 4% सैलरी में ऐड करो, और अगर वो 14% चार्ज कर रहा है तो भी 4% लेस होना चाहिए ना, उन्हें ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये पैराग्राफ कब एप्लीकेबल होगा, जब एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से कम हो या जीरो हो। अगर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ज्यादा है तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ओके, अच्छा ना, आप एक चीज सुनिएगा, ये बेंचमार्क का मतलब क्या होता है। देखिए बेंचमार्क रेट का मतलब ये है कि रेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों सुनेंगे, इसलिए है कि फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ये कहते हैं कि जनाब जो बेनिफिट है वो टैक्सेबल होगा, अच्छा सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट सैलरी में ऐड होगी, बिल्कुल सही है, सिर्फ इंटरेस्ट की फिगर ऐड होगी, लोन की फिगर ऐड नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा जरा, देखिए ना बेंचमार्क का मतलब क्या हुआ कि आप कमीशन ये नहीं कह सकता कि भाई बैंक तो इंटरेस्ट चार्ज कर होते हैं 12%, तो मैं तो 12% टैक्सेबल करूंगा, नहीं। इससे किसी कोई एम्प्लॉय भी ये नहीं कहेगा कि जी ये तो मुझे एक जगह से क्या कहता हूँ उसका 5% लोन मिल रहा है या इंटरेस्ट कंपनी चार्ज नहीं करे तो मेरा तो बेनिफिट 5% हुआ, नहीं, आपको 10% ही कंसिडर करना है। ओके, अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल आगे आएगी बेटा, ठीक है। अच्छा ना, उसके बाद अब ये पैराग्राफ थोड़ा सा इलॉजिकल है, इसलिए कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, ठीक है ना, इस्लाम बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन बहरहाल बना तो इस्लाम के नाम पे था। तो अब अगर कोई एम्प्लॉयर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहता है, हराम नहीं खाना चाहता है, तो ना खाए। तो गवर्नमेंट ने कहा आप नहीं खाना चाहते ना खाएं, हमें तो खाना दे। ओके, देखिए ना, सीधी सी बात है, अगर आप सूद के खिलाफ हैं, आप सूद ना लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, और तो गवर्नमेंट आपको क्या कहेगी कि आप इंतहा पसंद हैं, आप टेररिस्ट हैं। ओके, अच्छा ना, तो अब ऐसे उन्होंने एक काम किया कि दो ऐसे केसेस हैं जिसमें ये 10% की फिगर कंसिडर नहीं करनी है, कुछ चीज सैलरी में ऐड नहीं करनी है। तो दो केसेस क्या हैं, नंबर 1, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आप कोई चीज ऐड नहीं करेंगे इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 पढ़ें कि जहां अमाउंट छोटा मोटा हो, और यहाँ छोटे मोटे की डेफिनेशन क्या है, 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए उससे कम का लोन है तो फिर आप कोई इंटरेस्ट की फिगर सैलरी में ऐड नहीं करोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर 12 लाख रुपए तो फिर सैलरी की फिगर जो भी है उसमें इंटरेस्ट की फिगर ऐड होगी। अच्छा एक चीज सुन लीजिएगा, पिछले साल आपने लोन लिया 12 लाख रुपए का, अच्छा फिर ये जो लोन लेता है ना एम्प्लॉई, ये आमतौर पर एक साथ रीपेमेंट नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता सैलरी में से एडजस्ट होता रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता रीपेमेंट होती रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले साल ही 3 लाख रुपए रीपे कर दिए थे, अब बाकी बचे 9 लाख रुपीज, तो क्या अब आप ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे? द आंसर इज यस,
इसलिए कि जो बात कही गई है वो लोन की अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग लोन की अमाउंट नहीं है। तो अगर लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा थी तो जब तक लोन जीरो ना हो जाए आप लोगों ने तो इसकी वर्किंग करनी है, ठीक है ओके। अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरा ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, पढ़ने में कोई नहीं, लेकिन इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ओके। अच्छा अगर 2 लाख रुपए 9 लाख ले लें तो बात ये कि साहब अगर एक वक्त में लोन जो है वो 10 लाख से क्रॉस कर गया तब भी हम ये रेट अप्लाई करेंगे। और दूसरा देखिए ये जो लोन है ये आमतौर पर ऐसे नहीं होता जब दिल चाहे ले लें, गवर्नमेंट की बाकायदा पॉलिसी होती है कि पहले आपने कार का लोन लिया फिर कुछ सालों के बाद जाकर के आप घर का लोन लेंगे, ठीक है। और आप आईसी में क्वालिफाइड अगर आप हैं तब तो 57 ईयर्स की एज में आपको शादी के लोन मिलेगा, ठीक है। ठीक है चलें 56 कर लो, इससे कम नहीं होगा। अच्छा ना अब हम जरा इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखिए बात ये कि एक कंसेप्ट है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अच्छा यहाँ जो कंसेप्ट है आपको मैं जो बैकग्राउंड है आपको लगेगा मैं इस्लामिक पॉइंट से बात कर रहा हूँ लेकिन मैं टैक्स पॉइंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए बात ये प्रोविडेंट फंड एक कंसेप्ट होता है। अच्छा वो क्या होता है कि एक सेपरेट फंड बना दिया जाता है और नॉर्मली इसमें परसेंटेज होती है 10%, नॉर्मली थोड़ा कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है लेकिन नॉर्मली कितनी होती है 10%। अब होगा क्या, जितनी भी आपकी सैलरी है आपकी सैलरी में से हर महीने 10% माइनस होगा और उस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर जितना कंट्रीब्यूशन आपका है जो कि फिक्स होता है हर एम्प्लॉय के लिए परसेंटेज की सूरत में, उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी एडिशनली अपनी जेब से उस फंड में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो फंड के पास पैसा पहुंच गया। अच्छा अभी आपको तो नहीं मिल रहा, आपको कब मिलेगी जब रिटायरमेंट होगी रेजिग्नेशन देंगे तब मिलेगा, ओके। अच्छा तो वो जो फंड है जो ट्रस्टीज हैं, ट्रस्ट है ना वो बेसिकली, जो फंड के ट्रस्टीज हैं वो उस पैसे की करेंगे इन्वेस्टमेंट। अच्छा ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होती है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह में, गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट होते हैं तो वहां से आती है इंटरेस्ट इनकम, ठीक है ना। अच्छा चूंकि इंटरेस्ट हराम है तो प्यार से वो उसको कहते हैं प्रॉफिट मार्कअप, बट हम उसे इंटरेस्ट कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोविडेंट फंड के तीन कंपोनेंट्स हो गए। एक एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन, दूसरा कंपनी का यानी कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है इंटरेस्ट की फिगर, ठीक है। अच्छा तीनों चीजें मिलती हैं एम्प्लॉइज को, कंपनी को कुछ चीज वापस से मिलती है इसमें से। तो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर या रेजिग्नेशन पर पैसा कितना मिलता है, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन। तीन चीजें क्या क्या हैं, एक उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, एक कंट्रीब्यूशन किसका है कंट्रीब्यूशन वो है कंपनी का, और तीसरा इंटरेस्ट। अच्छा अब हमारे यहाँ एम्प्लॉयज की कई कैटेगरीज होती हैं। अच्छा एक एम्प्लॉय वो है जो ये कहता है कि साथ चूंकि सूद हराम है तो वो ट्रस्टीज को एक एप्लीकेशन दे देता है कि मेरा पैसा ट्रांसफर करें वहां पर, कंपनी के एडिशनल कंट्रीब्यूशन में आने दें, लेकिन मुझे इंटरेस्ट का पैसा नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट का पैसा नहीं चाहिए, खत्म होगी बात, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि फिर कंपनी ट्रस्टी ये करते हैं कि उसके अकाउंट में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करते, वो इंटरेस्ट दूसरों को ज्यादा मिल जाता है जरा, ओके। क्योंकि इंटरेस्ट हराम है तो उसने क्या किया कि एप्लीकेशन दे दी कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, ओके। अच्छा दूसरा और नीचे आए तो एक और एम्प्लॉय है उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है सूद हराम है लेकिन आने दो, हम ले लेंगे और अपने हाथ से किसी गरीब को दे देंगे, ओके, हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा इसमें दो खराबियां हैं। एक खराबी तो ये है कि साहब किसी को देने में कुछ 19-20 का फर्क हो गया तो सूद का पैसा आप की इनकम में आ जाएगा, आपके घर में इस्तेमाल होगा, ओके। और सूद के बारे में आपको पता है कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, ओके। तो अब ऐसे में हमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा एक चीज सुन लीजिएगा, प्राइस बॉन्ड कुछ लोग परचेज करके रख लेते हैं कि जनाब जरा सेविंग हो जाएगी, हो सकता है कुछ इनाम विनाम में निकल आए, वो इनाम भी सूद की ही एक शक्ल है, ओके। प्रोविडेंट फंड में पैसा सूद का है, घर एचडीएफसी से लोन लिया उसमें सूद है, गाड़ी लीज पे ली उसमें सूद है। और ये हदीस है उसका रेफरेंस मुझे याद नहीं क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, लेकिन एक हदीस है जिसका मफहूम क्या है कि एक निवाला हराम का खाओगे तो 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होंगी।
ठीक है। देखिए एक मौलाना ने बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बेशक है, लेकिन इस जुमले के गलत इस्तेमाल ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। अल्लाह ताला बेशक गफूर रहीम है, लेकिन अल्लाह ताला ने ही तो कहा है कि सूद खाओगे तो जंग करूंगा, हराम खाओगे 40 दिन दुआ कबूल नहीं करूंगा, किसी मौलवी ने थोड़ी कहा है। क्योंकि हाँ ये जरूर है कि अगर आप में से कोई सूद खा रहा है, उसकी इनकम हराम की है, तो आज वो तौबा कर ले, अल्लाह ताला गफूर रहीम में माफ कर देंगे, ये बात है। तौबा कर लो, माफी मिल जाएगी गारंटीड। क्योंकि तो बहरहाल अच्छा अब सुनो, अब अगर आप देखिए ओके होगा क्या कि वो हम प्रॉब्लम फ्रंट की कैलकुलेशन सारी आपको बताएंगे। हम तो सिर्फ आपको बेसिक आंसर क्या बता रहे हैं कि एक एम्प्लॉय ने सूद लेने से मना ही कर दिया कि मुझे सिर्फ मेरा अपना पैसा चाहिए, कंपनी का एडिशन कंट्रीब्यूशन चाहिए, सूद मुझे नहीं चाहिए। दूसरे ने कहा आने दो। अच्छा तीसरी कैटेगरी हमारी कौन सी होती है, किसने कहा सूद हराम है और बैठ के बात करते हैं। तो ये बैठ के बात करना ना सबसे बड़ा देखिए, तो ये बैठ करके बात करना सबसे बड़ा खतरनाक काम होता है। ठीक है, अच्छा ना अब एक काम करते हैं, पहले मैं ये पैराग्राफ डिस्कस कर लूं, फिर ये होता हम सूद से कैसे बचें, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा 2 मिनट के लिए। देखिए अब हुआ पता है क्या है, वो जो हमारा पहला एम्प्लॉय था ना जिसने सूद लेने से मना कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपना इंटरेस्ट वेव कर दिया, जो वो रिसीव कर सकता था उसने माफ कर दिया, छोड़ दिया। तो अब अच्छा होता पता है क्या है, अगर एम्प्लॉय आप हैं, आपने पीएफ के अकाउंट में सूद लेने से मना कर दिया, तो कंपनी पता क्या करती है, वो भी बहरहाल है तो मुसलमान, सूद खाने वाले हैं लेकिन बहरहाल मुसलमान है, तो उन्हें क्या काम करते हैं, ऐसे एम्प्लॉय जो इतने पक्के हैं कि सूद नहीं ले रहे हैं, तो जब हम उनको लोन देंगे तो उनसे भी सूद नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो जब एम्प्लॉय ने वेव कर दिया तो एम्प्लॉय ने भी इंटरेस्ट फ्री कर दिया। ठीक है, दूसरे एम्प्लॉय से इंटरेस्ट ले रहा है, इससे नहीं ले रहा है, ये होता है हमारे यहाँ कॉमन। तो अब एफबीआई ने कहा जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा एफबीआई, उन्होंने कहा हमारी तरफ से ही माफ। तो अगर एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, और क्यों दिया, देखिए अब मैं इसको पढ़ता हूँ। नंबर 2, वेयर सच बेनिफिट, बेनिफिट क्या इंटरेस्ट फ्री, वेयर सच बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यू टू द वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय सच एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री क्यों दिया है, क्योंकि एम्प्लॉय ने अपना इंटरेस्ट पीएफ में से वेव कर दिया था। ठीक है, अच्छा अब ये तो ऑर्डिनेंस की वर्डिंग है, इसी को जरा हमने सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ लें जरा, फिर देखते हैं। अच्छा ये जो पैरा 2 का जिक्र है सर्कुलर का, ये प्राउन फंड का इसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये प्राउन फंड के लिए है, इसको आप पढ़ लें सिंपल वर्ड्स में ही। देखिए ना, ठीक है पढ़ लिया आप लोगों ने। देखिए अब किसी बच्चे ने ये सवाल किया है कि सर हम सूद से कैसे बचें। देखिए मैं ना मुफ्ती हूँ, ना आलिम, ना मौलवी, ना मैं अपने आप को बहुत अच्छा मुसलमान कह सकता हूँ। ठीक है ओके, लेकिन मैं थोड़ी बहुत आपको बातें बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला स्टेप पता क्या है, सूद को बुरा समझो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह हमें सूद से और दीगर हराम चीजों से बचा के रख, ये पहला स्टेप है। ठीक है ना ओके, कभी ये आर्गुमेंट्स मत करो कि जनाब सूद खाने से क्या होता है, आओ बैठ के बात करते हैं, और सूद के बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती, और वो जमाना और था और ये जमाना और है, ये आर्गुमेंट्स कहीं मत करो, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यकीन करें, अगर आप सूद को बुरा समझते हुए अल्लाह से मदद करेंगे तो आपको रास्ते नजर आएंगे। ठीक है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आप अपना मामला कोई अल्लाह ताला पे छोड़ दें तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपको तनहा छोड़ दें, मुमकिन ही नहीं है। ठीक है ना, देखिए मैं इसमें एक चीज आपको बताऊं, शायद पहले भी जिक्र किया हो कि मैंने एक दर्स में सुना कि शैतान से गलती हुई, उसने अल्लाह का कहना नहीं माना, तो उसी जमाने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई थी, उन्होंने भी अल्लाह ताला का कहना नहीं माना। ओके, तो क्या फर्क है, एक शैतान दूसरा पैगंबर, फर्क ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने माफी मांग ली, तौबा कर ली, और शैतान ने अपने गुनाहों को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया
ठीक है। तो जहां गुनाहों की जस्टिफिकेशन आ जाए वो शैतान का रास्ता है, और जहां इंसान तौबा कर ले वो सीधा रास्ता है। अच्छा, अब आपको जरा सोचें, गौर करें, हम आजकल पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे होते हैं, हर गुनाह को जस्टिफाई करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। ब्राइबरी और मिलावट करना ये सब बेटा हराम। देखो, ब्राइबरी हो, करप्शन हो, ठीक है, ये सब के सब हराम है, ठीक है ना। सूद तो हराम है ही, ठीक है ना। बल्कि सुनिए, मैंने तो एक बात सुनी है और वो बहुत खतरनाक थी, बस इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक दर्श उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी ने शॉप खोली है और आगे फुटपाथ पर उसने सामान रख दिया और लोगों को चलने में मुश्किल हो रही है, वो उसका बिजनेस हराम हो गया। फुटपाथ उसका थोड़ी है, तो लोगों का है, तो गवर्नमेंट की जगह है, ठीक है ना। अब आप खुद सोचें, हमारे 90% केस में हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। फिर हम कहते हैं जनाब बरकत नहीं रही और मजा नहीं आ रहा और परेशानियां हैं। बिल्कुल ओके। अच्छा देखिए, ये मीजान के म्यूचुअल फंड ये हम किसी और बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। तो बात इतनी सी है कि हमें आर्गुमेंट्स नहीं करने हैं, ठीक है ना। कोशिश करनी है कि हम बचें। मुश्किल जरूर है, मुश्किल हालात जरूर हैं, लेकिन क्या अल्लाह ताला के लिए मुश्किल है? नहीं है ना। अल्लाह ताला की तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला तो अगर, बल्कि चले एक काम करते हैं, मैं डिस्कशन और कर देता हूँ, वैसे भी आपको पता है ईद भी आने वाली है, आप लोग पढ़ने के मूड में भी नहीं है। देखिए ओके, अल्लाह ताला अगर किसी बुराई से अच्छाई को निकालना चाहे निकाल सकते हैं। मैं आपको किस्सा सुनाऊं, ठीक है, आप लोग यहाँ बैठेंगे किस्सा सुनने के लिए, वरना तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। देखिए सुने, हमारे एक कजन है अहमदाबाद गुजरात, आपको पता है वहां पर हंगामे हंगामे होते रहते हैं हिंदुओं के और मुसलमानों के। अच्छा, उनके दादाजी के जमाने से उनका एक होटल था। अच्छा, होटल बिजनेस में आपको पता है बहुत टाइम लगता है, सुबह 7 बजे खोलो, रात के 2 बजे बंद करो, ओके, दिन भर। तो वो 2-3 भाई थे, बारी बारी बैठे करते थे, ओके। अच्छा, अब ऐसे में क्या हुआ कि एक दफा हंगामा हुआ, से कई साल पुरानी बात है, हंगामा हुआ और उस इलाके में हिंदू ज्यादा थे, मुसलमान कम थे। हिंदुओं ने उनकी दुकान, उनका होटल जला दिया, ठीक है, जल गया होटल। अब क्या करें, घर बैठे हैं। अच्छा, उस होटल को बेचने की कोशिश करें, बिक नहीं रहे, क्योंकि मुसलमान को लेने के तैयार नहीं है। हिंदू कह रहा है जनाब 25% प्राइस दे रहा है, 30% प्राइस दे रहा है। अच्छा, कई महीने घर बैठे रहे, फिर उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे कजन ने वो जो होता है ना अपना, क्या कहता हूँ उसका, एजेंसी, प्रॉपर्टी वगैरह काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वो जो एजेंट बन गए वो, ठीक है। अच्छा, वो काम इतना अच्छा चला कि उन्होंने फिर, अच्छा हिंदुस्तान की दोस्ती उसी भी थी, तो उन्होंने हिंदुओं को जाके कहा कि यार इतनी देर क्यों की तुम लोगों ने, यार पहले जला देते, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरा। तो बाद एक साहब अल्लाह ताला चाहे तो किसी बुराई से अच्छाई को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन हालात में भी अगर आप अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला जरूर मदद करेंगे। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं मीज़ान बैंक, अच्छा मेरा कोई इसमें रिसर्च नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि मीज़ान बैंक के बारे में उलमा के 2 ग्रुप हैं इस्लामी बैंकिंग के बारे में। बेसिकली एक ग्रुप कहता है कि गलत है, दूसरा ग्रुप कहता है कि सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाउटफुल तो हो गया ना, डाउटफुल तो हो गया। आप देखिए कुरान शरीफ में एक जगह लिखा है, मुझे वही बात के रेफरेंस याद नहीं है, आप तलाश कर सकते हैं, कि जिस चीज में शुबा हो उसको छोड़ दो, बच जाओगे। अगर बचना चाहते हो, जिस चीज में शुबा हो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। तो इस्लामिक बैंकिंग से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, ठीक है, हमें कोशिश करनी कि हम उससे बच के रहें, ठीक है ओके। अच्छा ना, अब हम आगे चलते हैं। तो जनाब अब उसके बाद ये एक पैराग्राफ है, इसका भी जरा बैकग्राउंड सुनना पड़ेगा, इसके बगैर ये बात समझ में नहीं आएगी। ये भी एग्जाम में आ चुका है, सुने गौर से। आप ए लिमिट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना ओके। अच्छा, आपने लोन ले लिया, ठीक है। अच्छा, जो आपने लोन लिया है, अगर वो हाउसिंग पर्पस के लिए है और
जो लोन है वो आप किसी लिस्टेड कंपनी के हैं, ठीक है, ओके, तब तो वो आप प्रॉफिट ऑन डेट क्रॉसिंग वाला चैप्टर 2 एप्लीकेबल होगा, फिलहाल उसको छोड़ दें। ओके, देखिए अब केस क्या आता है कि ये जो लोन लिया आपने, इसका आपने किया क्या है। अच्छा, अगर आपने कोई गाड़ी परचेस कर ली, खुदा ना खास्ता शादी कर ली, ओके, तब तो ये पैराग्राफ एप्लीकेबल नहीं, खत्म होगी बात। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोन आपने लिया हो उससे आप उसको आप यूज करें किसी टैक्सेबल इनकम जनरेट करने के लिए, हो सकता है ना। ओके, तो हुआ क्या कि आपने टैक्स इनकम जनरेट की, तो कौन सी की। जैसे कोई ये कर सकता है कि लोन लिया और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फ्री है, तो उसने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, वहां से उसको आ गई डिविडेंड इनकम। ओके, अच्छा ना, अब डिविडेंड इनकम जो आई है उस पर वो एफटीआर में जाती है, तो उसमें से तो आप कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो। ओके, अच्छा, तो बात खत्म हो गई। अब भाई एक और चीज, किसी ने क्या किया, फ्लैट परचेज कर लिया और उसको रेंट पे दे दिया। अच्छा, अब आपको पता है फ्लैट का रेंट 1 लाख रुपए महीना है मिसाल के तौर पर, तो वहां हम चैप्टर 7 में जाके पढ़ेंगे कि वो भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है और उसमें से भी आप इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई। लेकिन चले, अब मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो ये कि आपने लोन ले लिया, ठीक है ना, लोन मिल गया 24 लाख रुपए का, इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत है, तो आपने क्या काम करते हैं कि हम इसको किसी पार्ट टाइम बिजनेस में लगा देते हैं। जॉब करने के साथ साथ आपने कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू कर दिया, तो अब ऐसे में बिजनेस इनकम के अगेंस्ट क्या आप इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर सकते हैं। यस, बिजनेस इनकम के अगेंस्ट आप इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट 0 है, ठीक है ना, तो उन्हें क्या काम करें, सैलरी में आप 10% ऐड करें, तो आप ये अज्यूम करें कि बिजनेस इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 10% ही है, जो असल में 0 है। किसे किसे, अगर आप 8% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को, तो आपने 2% सैलरी में ऐड किया, तो आप वहां इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना चार्ज करेंगे बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर, 10% इंस्टेड ऑफ 8%। तो इसको जरा हम पढ़ लेते हैं और इसके अंदर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखिए, ओके, एग्जाम्पल क्या है, if an employee utilize the said interest free or concession loan, concession loan का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट है लेकिन 10% से कम है। एक तो इंटरेस्ट फ्री है 0, और एक क्या हो गया अगर 8% है 6%, तो हम कहते हैं कंसेशनल लोन, टू जनरेट एनी टैक्स इनकम। और कौन से टैक्स इनकम, अगेंस्ट विच इंटरेस्ट एक्सपेंस इज डिडक्टेबल, ठीक है ना, यानी कि डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं है, रेंटल इनकम के अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं है। तो अगर बिजनेस इनकम है तो क्या होगा, देन द इंटरेस्ट एक्सपेंस शैल बी अलाउड एट द बेंचमार्क रेट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट की जगह बेंचमार्क रेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा ना, अब उसके बाद इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल अगर सुकून से देख लें तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। ये है इलस्ट्रेशन, देखिए इसमें मिस्टर ए एम्प्लॉय हैं कंपनी के। अच्छा, बेसिक सैलरी पर मंथ 1 लाख, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल कर देंगे। अदर टैक्सेबल अलाउंसेस 25,000 रुपये पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, मिस्टर ए ने लोन कितना लिया, 1.6 मिलियन, आपने एम्प्लॉयर से ऑन 1 जनवरी, आधे साल में, ठीक है, ओके। अच्छा, 8% इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, ही स्टार्टेड अ पार्ट टाइम बिजनेस एंड यूटिलाइज द लोन फॉर बिजनेस। हिज ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस वो आपका है 1.9 मिलियन, और जो एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट के अलावा वो है 1.7 मिलियन, ओके। अच्छा, अब उसके बाद आप इनकी टैक्स इनकम वर्कआउट करें। ये एग्जांपल एक मत और देख लें, बेसिक सैलरी होगी 12 लाख रुपए, अदर अलाउंस हो गए 3 लाख रुपए, इंटरेस्ट लोन लिया है 16 लाख रुपए का, एक्चुअल रेट है 8%, ठीक है, और आधे साल की कैलकुलेशन है। तो चलिए एक काम करें, बेसिक सैलरी 12 लाख रुपए टैक्सेबल हो गई। अच्छा, अब कंसेशनल लोन बेनिफिट जरा कैलकुलेटर लें आप, 8% रेट है ना, तो बेनिफिट कितना हुआ, 2% का हुआ, 10% माइनस 8%। तो जरा एक कैलकुलेशन करें आप, कैलकुलेशन आप ये करेंगे कि 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, ठीक है, 2% 6 मंथ्स, फिगर क्या हुई, ठीक है, ये फिगर हो गई 16,000, आधा साल है ना।
ठीक है, आपकी फिगर कितनी हो गई? 16,00,000 रुपए। ओके, अच्छा फिर ये आपका अदर टैक्सेबल अलाउंसेस तो टैक्सेबल हैं। अच्छा अब आइए बिजनेस इनकम में, ग्रॉस रेवेन्यूज 1.9 मिलियन, अदर एक्सपेंसेस इंटरेस्ट के अलावा। अच्छा अब यहाँ पे जरा रुके, कैलकुलेटर आपके पास है ना, जरा एक काम तो करें आप, 8% जो एक्चुअल इंटरेस्ट है उसकी फिगर में बताएं। 16 लाख रुपए 6 महीने 8%, फिगर बोलें। ये हो गई कितनी फिगर? 64,000। ठीक है, फिगर कितनी हो गई ये हो गई जनाब 64,000 रुपीज। लेकिन आप यहां पर कितना लेंगे? आप यहां लेंगे 10% के हिसाब से, विच कम्स टू 80,000 रुपीज। ठीक है, तो सुने जरा, इसका मतलब पता क्या हुआ, ये जो 80,000 रुपए है, यहाँ एक्चुअल फिगर असल में है 64,000, तो यहाँ आपने 16,000 रुपए ऐड किया, ये 16,000 रुपए यही वाले जो आपने सैलरी में ऐड किए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये टैक्सेबल नहीं होगा ना, 16,000 रुपए आपने ऐड भी किए और यहाँ से आपने लेस भी कर दिए, ठीक है ना, तो इफेक्ट जीरो हो गया। तो आप कह सकते हैं फिर लेने की जरूरत ही क्या है? तो बात ये है कि आपको ये सैलरी में तो 16,000 रुपए ऐड करने ही हैं। यहाँ पर 16,000 का इफेक्ट कब आएगा कि जब आप अपने लोन को किसी ऐसी इनकम जनरेशन के लिए इस्तेमाल करें जिसके अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउबल है, ठीक है ना। अच्छा अब एक और केस सुन लीजिएगा, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक्चुअल रेट 8% की जगह होता 12%, अगर एक्चुअल रेट होता 12%, तो आप क्या करते? आप यहाँ 16,000 रुपए ऐड नहीं करते और यहाँ आप एक्चुअल इंटरेस्ट की फिगर लेते जो 12% होती, ठीक है। यहाँ एक्चुअल फिगर कितनी होती? 12%। ओके, अच्छा सर ये समझ नहीं आया, दोबारा कर लेते हैं, सुने जरा। ये एग्जाम्पल आपके सामने है ना, देखिए एग्जाम्पल क्या है। बेसिक सैलरी 12 लाख रुपए टैक्सेबल होगी, अदर अलाउंसेस 3 लाख रुपए हो जाएंगे। अच्छा लोन लिया है 16 लाख रुपए का, 8% एक्चुअल रेट है, 1 जनवरी को लिया है, ठीक है ना, उसको लगा दिया बिजनेस में। बिजनेस में ग्रॉस सेल है 1.9 मिलियन, इंटरेस्ट के अलावा बाकी एक्सपेंस है 70,000 रुपए, ठीक है। ओके, अच्छा ना अब यहाँ पर आइए, ये तो क्लियर हो गया ना। अच्छा देखिए अब यहाँ पर आपने क्या किया, क्योंकि आपने इंटरेस्ट 10% कम पे लिया है, तो 10% माइनस 8% 2% का बेनिफिट हुआ, तो 16 लाख रुपए 6 महीना, फिगर कितनी हो गई? 16,000 रुपीज आपने सैलरी में ऐड किया। अब उन्होंने बेनिफिट क्या दिया है, यही 16,000 रुपए आप यहाँ से लेस भी कर लेंगे, यानी यहाँ पर आपके पास असल में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 64,000, लेकिन आप अज्यूम करें कि आप इंटरेस्ट 10% ही पे कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो 16,000 रुपए ऊपर ऐड हुआ है वो 16,000 रुपए यहाँ से लेस भी हो गया ना, हम इनकम में से माइनस कर रहे हैं ना, ये लेस वाली फिगर है, तो यहाँ 16,000 रुपए ऐड हुआ, यहाँ 16,000 रुपए लेस भी हो गया। इट मीन्स कि इस सिचुएशन में ये 16,000 रुपए टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, डिविडेंड कम अर्न की है, 16,000 रुपए टैक्सेबल है, माइनस तो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस तो नहीं करेंगे। ओके, अच्छा उसके बाद हम फिर उसको रिपीट करते हैं कि अगर यहाँ पर 12% का रेट होता तो हम यहाँ पर 2% ना लेस करते ना ऐड करते, और यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना लेते? पूरा 12%। चलिए टाइम भी हो गया है, तो एक काम कीजिएगा, ये 3 हमने पॉइंट्स लिखे हैं जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है, तो इसको आप जरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सर आई नीड रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स गूगल ड्राइव पर मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक। गूगल ड्राइव के लिए आपको आईसीएमए के हिसाब से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा आखिर में किसी ने क्वेश्चन किया था सर बैंक में जॉब करना कैसा है? गलत है, ठीक है ना, आप किसी मुफ्ती से पता कर सकते हैं कि मुफ्ती सही हो, शर्त ही है। चलिए मैं आपसे बस 1-2 मिनट और बात करूंगा। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में लोग आपसे ये कहेंगे कि बैंक में जॉब करना क्यों हराम है, वहां पे सूद है, तो जिस कंपनी में जॉब करोगे वहां पे तो सूद होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लोन लेती है, थोड़ा बहुत सूद पे काम करती है, कुछ एक्स्ट्रा कैश है बैंक में रखवा दिया, सूद की इनकम अर्न कर रहे होते हैं। तो बात यह है, जरा गौर से सुनिएगा, इसमें कोई टेक्निकल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल सुन लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग हलाल है, अगर वो सूद पे काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा
बैंक में रख के सूद अर्न कर रहे हैं, वो हराम है, ठीक है ना। तो अज्यूम करने के वो 10% है, अज्यूम करने को 10% है, तो बैंक में तो 90% सूद है। हम ये नहीं कह सकते, लोग कहेंगे जनाब जब 90% हराम है तो 10% क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, जब 10% एक्सेप्ट कर रहे हो 90% में क्या आ जाए। एक एग्जांपल सुन लीजिएगा, देखिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपका पैर कीचड़ में चला गया, पाँव गंदा हो गया, क्या करेंगे आप, पानी से धो लेंगे, पानी नहीं है टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे, टिश्यू पेपर भी नहीं है तो संभल कर चलोगे कि आगे जाके पैर साफ कर लेते हैं। कोई भी शख्स है कि अगर पैर में कीचड़ लग गया तो उठा करके मुंह पे मल ले, जब पैर में कीचड़ लगा तो मुंह पे क्यों नहीं। मैन्युफैक्चरिंग करने का 10% भी हराम है, तो 10% तक ही रखो, उसको 90% पे लेके ना आओ। पैर पे कीचड़ लगाए, पैर पे रहने दो, मुंह पे ना लगाओ। देखो सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, ये जो मॉडर्न किस्म के लोग हैं ना, रोशन ख्याल, वो आपको बहस में उलझाएंगे, बैंकिंग सिस्टम पे बैठ के बात करते हैं, ठीक है। शराब हराम हुई थी तो किसी ने थोड़ी कहा था कि आओ बैठ के बात करो शराब कैसे बनती है, उसे क्या फायदे क्या नुकसान आते हैं। एक चीज हराम है, हराम है, खत्म होगी बात, फुल स्टॉप, आर्गुमेंट्स कोई नहीं है। अगर हम उसमें इन्वॉल्व हैं तो कम से कम अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं ना, या अल्लाह हम ऐसे बचा लें। क्योंकि सबसे बड़ा मसला गवर्नमेंट की पॉलिसीज का है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, मुझसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, नमाज का टाइम भी हो रहा है, चलें सबको ईद मुबारक। ताकरातें दो बाकी हैं, उसमें अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। अच्छा, दो दुआएं खास तौर पर अपने लिए भी करनी है सबके लिए, वो ये कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, दूसरे के साथ हमारे अकायद में जो खराबी है उसको दूर फरमाए, और तीसरे के साथ अल्लाह ताला हराम माल से हमें बचा के रखे, ठीक है। अल्लाह से दुआ करें। अच्छा, मेरा अपना मानना ये है, हमने अल्लाह से दुआ कर ली और दिल से दुआ की, अब काम अल्लाह का है, हमारा काम नहीं है फिर। क्योंकि ईद के बाद क्लास कब होगी, तो ये आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा आईसीएमई के मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।